वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नैना एंड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आईएससी बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ द सब्जेक्ट कॉमर्स 12th स्टैंडर्ड का। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। बट बिफोर स्टार्टिंग लेट मी टेल यू कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत मैटर करते हैं व्हेन वी आर गोइंग फॉर बोर्ड्स। तो अभी अगर आप बोर्ड्स का प्रिपरेशन कर रहे हो, डू रिवाइज दीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्योंकि हाई चांसेस है ये क्वेश्चंस रिपीट होंगे। सो लेट्स कंटिन्यू। आईएससी एग्जामिनेशन कॉमर्स के 2021-2022 क्लास 12th के प्रीवियस ईयर सैम्पल क्वेश्चंस है। सेक्शन ए एमसीक्यू और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। तो जो सेक्शन ए है वो टोटल 8 मार्क्स का होता है, मतलब 8 क्वेश्चंस। और ये 8 क्वेश्चंस मिक्स होते हैं, लाइक कुछ एमसीक्यूज हो गए, असर्शन रीजनिंग हो गया, कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जैसे कि ट्रू एंड फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, नेम द फॉलोइंग। तो ऐसे कुछ 8 क्वेश्चंस आएंगे। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताती हूँ कैसे आएंगे। पहला जैसे एमसीक्यू क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है अभी हम लोग ध्यान देते हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में लिखा है द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग जॉब वैकेंसीज। तो वो प्रोसेस जिसमें जॉब वैकेंसीज को फाइल किया जाता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही अंदर, फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स इज टर्म्ड एज। तो फिर उस मतलब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जहाँ पे अंदर ही अंदर जॉब वैकेंसीज भर दी जाती है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, क्या हम एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट बोलते हैं? नहीं, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट बाहर से होता है, सिलेक्शन बाहर से होता है, स्टाफिंग बाहर से होता है, सब ऑलमोस्ट बाहर बाहर वाली चीज़ें हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? इंटरनल रिक्रूटमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस? इंटरनल रिक्रूटमेंट, क्योंकि हम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हमने क्या बोलते हैं, एम्प्लॉय को ले लिया है। तो अभी जैसे कि मैं तुम्हें समझाती हूँ, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी लोग हैं, है ना, एंड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी लोग हैं। अब क्या होता है जैसे कि एक पोस्ट खाली हो गई, समझो मैनेजर की कोई पोस्ट खाली हो गई, मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट खाली हो गई, है ना। एंड अभी मेरे को नहीं चाहिए कि मैं बाहर से किसी को लाऊं क्योंकि बहुत पैसा लगता है ना। तो यहाँ पे एक टीम लीड था, मार्केटिंग में कोई टीम लीड था, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा था। तो हम लोगों ने इसको बोला कि भाई सुन, तू बन जा, तेको हम प्रमोट करते हैं, तू मैनेजर बन जा। तो क्या हुआ ना, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन सब कुछ हो चुका था। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसी को हम बोलते हैं इंटरनल रिक्रूटमेंट, मतलब अंदर ही अंदर हम लोगों ने जॉब वैकेंसीज फिल कर दी। उसका क्या एग्जांपल हो गया? प्रमोशन। तो अभी हम लोग क्वेश्चन 1 के सेकंड सब क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सेकंड सब क्वेश्चन भी एमसीक्यू है, जिसमें बोला गया है स्पेशलिस्ट्स और एक्सपर्ट्स प्लेइंग एडवाइजरी रोल्स टू द जनरलिस्ट मैनेजर इज अ फीचर ऑफ। तो फिर स्पेशलिस्ट्स और एक्सपर्ट्स जब एडवाइस देते हैं जनरल मैनेजर्स को, तो वो किसका फीचर होता है? वो लाइन एंड स्टाफ का फीचर होता है। लाइन एंड स्टाफ में एग्जैक्टली क्या होता है? कुछ स्पेशलिस्ट्स और एक्सपर्ट्स होते हैं जिन्हें हम लाइन एडवाइजर्स कहते हैं, जिनका जो कोई प्रोफेशनल्स नहीं है कि उनका होना बहुत इम्पॉर्टेंट है कंपनी में, बट इनका एडवाइस देना या इनका इनिशिएटिव लेना जनरल मैनेजर्स का कोई भी डिसीजन में बहुत इम्पैक्ट लाता है। तो इसको हम लोग कौन सा स्ट्रक्चर बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं लाइन एंड स्टाफ स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का इनमें से कौन सा फीचर नहीं है? तो पहले हम लोग क्या देखेंगे, कौन से फीचर्स हैं। तो सबसे पहले देयर आर नो रिटन रूल्स एंड रेगुलेशंस। हाँ, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते हैं। दे आर ऑफन क्रिएटेड स्पॉन्टेनियसली बाय पीपल विद कॉमन इंटरेस्ट। हाँ, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनता है? जब कॉमन इंटरेस्ट के लोग साथ में कलेक्ट हो, ठीक है। मेंबरशिप इज वॉलंटरी। यस, मेंबरशिप इज वॉलंटरी। अगर आपको आना है आप आओ, नहीं आना तो आप मत आओ। दे आर बेस्ड ऑन डिविजन ऑफ लेबर। हियर कम्स द आंसर। क्यों? बिकॉज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कोई डिविजन ऑफ लेबर नहीं होता है। क्यों नहीं होता डिविजन ऑफ लेबर? क्योंकि एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें कॉमन इंटरेस्ट से बस लोग आए हैं। देयर आर नो रूल्स एंड रेगुलेशंस। डिविजन ऑफ लेबर इज अ पार्ट ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम हर एक काम को डिवाइड करते हैं कि तू ये काम करेगा, तू ये काम करेगा। ओके, तो ये भी क्लियर हो गया। तो आंसर क्या होगा? दे आर बेस्ड ऑन डिविजन ऑफ लेबर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूछा गया था कि कौन सा फीचर नहीं है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन असर्शन एंड रीजनिंग है। तो असर्शन यहाँ पे दिया है मार्केटिंग रिसर्च सर्व्स एज द इंटेलिजेंस विंग ऑफ द बिजनेस। इंटेलिजेंस विंग ऑफ द बिजनेस मीन्स क्या होता है कि ये एक विंग है। विंग का काम क्या होता है? विंग का काम होता है ऊंचा उड़ाना, तो मतलब बिजनेस को ऊपर तक पहुंचाना। मोस्टली
मार्केटिंग रिसर्च का काम होता है। तो क्या ये सच है? आगे देखते हैं रीजन क्या दिया गया है। रीजन दिया गया है मार्केटिंग रिसर्च प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग बेसिस फॉर फॉर्मुलेटिंग मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज एंड पॉलिसीज। तो क्या ये सही रीजन है इस असर्शन के लिए? क्या ये जो असर्शन पुट किया, ये जो टर्म पुट किया है, क्या ये सही रीजन है? तो इसमें क्या बताया गया है? मार्केटिंग रिसर्च सर्व्स एज द इंटेलिजेंस ऑफ विंग ऑफ द बिजनेस। ये सच है, मार्केटिंग रिसर्च जो है वो बिजनेस का विंग है, ठीक है, इंटेलिजेंट विंग है। बट वो क्यों है? क्योंकि मार्केटिंग रिसर्च प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग बेसिस फॉर फॉर्मुलेटिंग मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। मार्केटिंग रिसर्च किस चीज़ में हेल्प करता है? मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज एंड पॉलिसीज बनाने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से बिजनेस आगे बढ़ पाता है, ग्रो हो पाता है। तो both assertion and reason are true and R is the correct explanation for assertion। तो जो reason है वो correct explanation है दिए हुए assertion के लिए। आगे बढ़े तो आगे कौन सा क्वेश्चन है? नेम द फॉलोइंग है, ठीक है। तो पब्लिकेशन ऑफ अ मैगजीन और कंज्यूमर राइट इज एन एग्जांपल ऑफ राइट टू व्हाट। जब मैगजीन्स में कंज्यूमर राइट्स के बारे में बताया जाता है तो फिर ये कौन सी राइट होगी? क्या करा जा रहा है? कंज्यूमर को अवेयर करा जाता है उनकी राइट्स के बारे में। तो इट्स राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। कंज्यूमर को एजुकेट किया जा रहा है थ्रू मैगजीन्स, इसलिए मैगजीन्स में कंज्यूमर राइट के बारे में बताना इज एन एग्जाम्पल ऑफ राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। आगे बढ़ते हैं तो आगे क्या लिखा है? स्टेट, अभी ये ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन है जो हमारा 6th क्वेश्चन है। दिस इज फुल ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन जिसमें 2 क्वेश्चन है, ए और बी। तो स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, या कौन से ट्रू कौन से फॉल्स। तो कम्युनिकेशन डन थ्रू इनफॉर्मल चैनल इज ऑल्सो नोन एज अ ग्रेप वाइन। इनफॉर्मल चैनल्स में कम्युनिकेशन ग्रेप वाइन होता है। अभी मैं तुम्हें बताती हूँ ग्रेप वाइन क्या होता है, ठीक है। तो जैसे कि एक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, किसी ने बोल दिया कि कुछ भी इन्फॉर्मेशन ले लो। ग्रेप वाइन में क्या होता है ना, एक को पता चली, वो एक ना 10 लोगों को बताएगा, ठीक है, फिर वो 10 लोग और 10 लोगों को बताएंगे, फिर वो और 10 लोग और 10 लोगों को बताएंगे। तो ये जो कम्युनिकेशन है ना, ये जो प्रोसेस है ना, ये देखो एक ग्रेप का वाइन बनाता है, ठीक है, या फिर देखो एक काइंड ऑफ चीज बनाता है। तो ये कभी फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं होती। फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या आता है? फॉर्मल कम्युनिकेशन में ईमेल्स आते हैं, लेटर्स आते हैं, है ना, विद इन द कंपनी लेटर हेड्स। तो फिर ये तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का ही पार्ट है, क्योंकि ये पूरा तुम्हारा ग्रेप वाइन क्रिएट जो किया गया है, ये पूरा एक इनफॉर्मल वे है बात को फैलाने का, ठीक है। तो यस, इसका आंसर क्या होगा? कम्युनिकेशन डन थ्रू इनफॉर्मल चैनल इज अ ग्रेप वाइन। तो यस, communication done through informal channel is known as a grapevine। तो ये true है। The first step in the process of controlling as a function of management। तो जो पहला process है controlling में as a function of management is the comparison of actual performance with standard performance। तो क्या controlling में पहला ही process में हम actual और standard performance को mix कर लेते हैं या वेरिएशंस ढूंढते हैं, उन दोनों पे कंपेयर करते हैं? नो, दिस इज फॉल्स। व्हाई? क्योंकि जो पहला स्टेप है वो है स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस सेट करना, तभी ये तो हम दोनों परफॉर्मेंस को मीट कर पाएंगे। और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस में कंपैरिजन करना है, ये कंट्रोलिंग का ही स्टेप है, पर ये 3rd स्टेप है। तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? नेम द एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स विच इन्वॉल्व्स अ डायरेक्ट पर्सनल कॉन्टैक्ट बिटवीन द बायर एंड द सेलर। तो प्रमोशन मिक्स का एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें ना बायर एंड सेलर के बीच में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है। तो उस एलिमेंट को क्या बोलते हैं? एडवर्टाइजिंग नहीं होगा, मार्केटिंग नहीं होगा, टेलीविजन एड्स नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है। तो क्या होगा? पर्सनल सेलिंग होगा। पर्सनल सेलिंग क्यों? क्योंकि डायरेक्ट बायर एंड सेलर एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो रहे हैं एंड डील हो रही है या सेल हो रहा है, तो इसका हम क्या बोलते हैं? पर्सनल सेलिंग। सो देयर इज अ डायरेक्ट पर्सनल कॉन्टैक्ट बिटवीन द बायर एंड द सेलर। आगे बढ़ते हैं। अब हम आ गए हैं सेक्शन बी में, जो 12 मार्क्स का है एंड ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है। 12 मार्क्स मतलब 6 क्वेश्चंस, 2 मार्क्स ईच, जिसमें एक क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलेगी। आगे बढ़ते हैं तो क्या है? क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में क्या लिखा है? ब्रीफली एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो अभी हमें दो चीजों के मीनिंग स्टेट करने हैं। मीनिंग हमें लाइन ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में बताना है। तो देखो यहाँ पे आंसर क्या लिखा है? लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन द स्कालर प्रिंसिपल और द चेन ऑफ कमांड इन विच द अथॉरिटी फ्लोज वर्टिकली फ्रॉम सुपीरियर्स इन द टॉप मैनेजमेंट टू द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। चलो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सॉरी,
मैं भी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जो लाइन मैनेजमेंट होता है या जिसको हम लोग लाइन मैनेजमेंट बोलते हैं या फिर जो भी हम बोले ना कमांड हो गया, जो भी है, इसमें क्या होता है ना, ये सुपीरियर है, ठीक है, और ये सोचो क्लर्क है या कोई भी लो लेवल का ना। तो लाइन मैनेजमेंट में क्या होता है, सुपीरियर अपने ऑर्डर्स इसको देता है और ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करके सुपीरियर को काम करके देता है। तो जैसे सुपीरियर ने बोला कि देख तेरे को ये प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट तेरे को कंप्लीट करना है, ये तेरे को लिखना है इसके बारे में। क्लर्क ने ये सब काम किया, ठीक है, और उसने फिर बाद में यही सारा काम अपने सुपीरियर को वापस लौटा दिया कि देखो भाई तुमने मुझे टास्क दिया था, मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो यहाँ पे ये जो क्रिएट किया जा रहा है ना, ये ऊपर सुपीरियर से लेके सबऑर्डिनेट तक का जो रिलेशनशिप है, ये एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन में, एक वर्टिकल लाइन में जा रहा है। तो फिर क्या इसमें क्या लिखा है, इट इज बेस्ड ऑन द स्काला प्रिंसिपल। किस पे बेस्ड है, ये एक स्काला प्रिंसिपल पे बेस्ड है। और द चेन ऑफ कमांड, ये एक ऐसा चेन ऑफ कमांड है जिसमें अथॉरिटी जो है, जो सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप है, वो वर्टिकल है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में है फ्रॉम द सुपीरियर्स इन द टॉप मैनेजमेंट टू द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, क्लर्क्स या सबऑर्डिनेट्स। समझे, यही मैं बताना चाह रही थी तुमको ड्राइंग के थ्रू। अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखो, हमने सेकंड दो मीनिंग्स मांगे थे ना, लाइन का तो हमने बता दिया, अभी हमें फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग बताना है। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, अभी बहुत इजी है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग, क्योंकि हम लोग सब लोग जानते हैं। अब ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसमें हमारे 3-4 फंक्शंस है। अभी बिजनेस का काम सिर्फ सेल करना तो नहीं होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। उसमें फाइनेंस आता है, उसमें HR आता है, उसमें मार्केटिंग आता है, R&D आता है। तो ना ये जो है, रुको मैं एक बार लिख देती हूँ, ठीक है। गाइस मेरी हैंडराइटिंग को इग्नोर करना, ठीक है। तो ये जो फंक्शंस है ना ऑर्गेनाइजेशन के, फाइनेंस, HR, मार्केटिंग, R&D, इनको ही डिवाइड करना फंक्शनल मैनेजमेंट होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, अ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, organizes a business into different functions या units या departments में उसको divide कर दिया जाता है based on their respective functional और specialized area of work, कि उनका specialized area of work क्या है। तो अगर मेरी कंपनी को मार्केटिंग की टीम चाहिए तो फिर मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट बनाऊंगी। वैसे ही मुझे पता है कि मेरा फाइनेंस हैवी है, मुझे फाइनेंस की ज़रूरत है, मैं फाइनेंस का टीम बनाऊंगी। तो ये जो टीम बनाना है, ये जो डिपार्टमेंट्स बनाना है, ये किसके अंडर आता है, ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंडर आता है। अभी आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखो क्या है, आगे है विथ रेफरेंस टू मैस्लोज थ्योरी। मैस्लोज की क्या थ्योरी थी, नीड थ्योरी थी, राइट। स्टेट द मीनिंग ऑफ सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स। तो मैस्लो की थ्योरी को ध्यान रखते हुए हमें ये बताना है कि सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स क्या है। तो सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स इन मैस्लोज थ्योरी रेफर्स टू द नीड ऑफ फिजिकल एंड इमोशनल सिक्योर, अच्छा 1 2 3 go. Safety or security need in Maslow's theory refers to the need to feel physically and emotionally secured in their environment. तो मैस्लो की सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड क्या बताती थी कि हमको मतलब एम्प्लॉयज़ को फिजिकली और इमोशनली सिक्योर रहना है अपने बिजनेस एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो इमोशनल सिक्योरिटी कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं या फिर हम कैसे गेन कर सकते हैं, जब कंपनी मुझे पेंशन प्लान्स दे, प्रोविडेंट फंड्स दे, जॉब सिक्योरिटी दे, ठीक है, कि नहीं तुम्हारा जॉब कहीं नहीं जाएगा, तुम बहुत अच्छे एम्प्लॉय हो। या फिर मुझे बोले कि इवन कंपनी छोड़ने के बाद भी हम लोग आपको आपके प्रोविडेंट फंड्स में से पैसे देते रहेंगे, आपको एक पेंशन प्लान दे देंगे कि आप एटलीस्ट आगे की लाइफ आराम से बिताओ, है ना। और फिजिकल नीड्स कैसे होती है, मेडिकल इंश्योरेंस दे दिया, रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस, लाइफ इंश्योरेंस। तो कंपनी जैसे कि मुझे सेटिस्फाई करने के लिए, मेरी फिजिकल नीड सेटिस्फाई करने के लिए, जस्ट समझो मैं एक फैक्ट्री में एक वर्कर हूँ और मुझे डर है कि भाई अगर मैं ये फैक्ट्री में काम करूँगी मेरे को बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है, मैं
मे भी मशीन की वजह से मुझे हर्ट हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो मैं मैं ना डरी रहूंगी कि भाई कहीं मेरे को चोट वोट ना लग जाए। और उसी वक्त अगर कंपनी ने मुझे मेडिकल इंश्योरेंस दे दिया कि भाई अगर तुम्हें कुछ भी होगा कंपनी पूरा खर्चा उठाएगी, तो मुझे सिक्योर फील होगा उस कंपनी में काम करने के लिए। मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ, कंपनी मेरे को हैंडल कर लेगी, तो मुझे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैस्लो की कुछ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स थी, जिसमें फिजिकल और मेंटल दोनों था। फिजिकल और इमोशनल नीड्स दोनों कवर थी। अब आगे बढ़ते हैं, तो क्या है क्वेश्चन 2 बोलता है एक्सप्लेन एनी 2 बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो मुझे कोई भी 2 कम्युनिकेशन के बैरियर्स के बारे में बताने हैं। अब आप अपने हिसाब से बताइए, मैं मेरे हिसाब से आपको 2 कम्युनिकेशन बैरियर्स बताती हूँ। तो पहला बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन है सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक बैरियर्स क्या होते हैं? कोई भी इंफॉर्मेशन या मिस इंटरप्रेट कर देना किसी भी इंफॉर्मेशन को, लैंग्वेज को, वर्ड को, जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो, जैसे कि बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेजेस, सिम्बॉल्स, फॉल्टी ट्रांसलेशन, टेक्निकल जार्गन्स, अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस। तो जैसे कि आज मैंने तुमको बोला, मे बी मेरा मूड अच्छा नहीं था, बट मैंने बोला कि हाँ जाओ वॉशरूम जाओ, तो फिर ऐसा हो जाएगा ना, तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि मैम ने सच में परमिशन दिया है या फिर मैम गुस्से में मुझे बोल रही है। तो फिर ये जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है ना, जो मिस इंटरप्रेट कर लिया तुमने इन्फॉर्मेशन को, तो मैंने तुम्हें बोला है कि यू कैन गो टू द वॉशरूम, बट because my tone was not perfect or my tone was not matching the statement that I'm giving, एक misinterpretation create हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम semantic barriers कहते हैं। वैसे ही organization barriers क्या होते हैं? These barriers are associated with the structure of an organization and are related to organizational policies, rules and procedures used to guide and regulate activities, but in turn create barriers to communicate freely between employees. तो organization barriers में क्या आ जाता है ना, कुछ ऐसी policies जो हमारी organization ने create की है, जिसकी वजह से हमारे बीच में एक barrier आ गया है। तो जैसे कि कलीग्स को एक दूसरे से बात करनी है, बट पॉलिसीज थोड़ी स्ट्रिक्ट है कि यू कांट टॉक ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, या फिर ये वो कुछ भी पॉलिसी हो गई, ठीक है। एंड कलीग्स आर नॉट एबल टू कनेक्ट विद ईच अदर, दे आर नॉट एबल टू टॉक विद ईच अदर, एम्प्लॉयज आर नॉट बीइंग एबल टू कम्युनिकेट प्रॉपरली। तो ये भी क्या हो जाता है? एक बैरियर क्रिएट हो जाता है विद इन कम्युनिकेशन, जो दोनों को करना चाहिए, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या लिखा है? ब्रीफली डिस्कस द मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग विथ रेफरेंस टू द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। क्वेश्चन 4 बोल रहा है कि हमें मीनिंग बताना है कंट्रोलिंग का और उसके फंक्शंस मैनेजमेंट में। तो controlling is the process of ensuring that actual performance conforms to predetermined standards and organizational goals. कंट्रोलिंग का मेन काम क्या होता है? पहले तो ये एक प्रोसेस है जिसमें हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को अपने प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं और डिफरेंसेस निकालते हैं कि कैसे हम ऑर्गेनाइजेशन गोल तक रीच कर पाएंगे कि नहीं। इट इन्वॉल्व्स मेजरिंग परफॉर्मेंस। सबसे पहले हमें परफॉर्मेंस मेजर करना है। कंपेयर इट विद स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से कंपेयर करो। आइडेंटिफाई डेविएशंस, जो भी डिफरेंसेस है उसको आइडेंटिफाई करो। टेक करेक्टिव एक्शंस। उसके बाद डिफरेंसेस फाइंड करने के बाद उन डिफरेंसेस को कवर अप करने के लिए कोई एक्शंस लो, ताकि क्या हो सके, हम कंपनी या ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट इज मेंट बाय डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। तो डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब होता है? अ डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्ट्रक्चर इन विच एन एंटरप्राइज इज डिवाइडेड इनटू सेपरेट डिविजन्स बेस्ड ऑन प्रोडक्ट्स, customers or geographical areas. Each division function as a semi-autonomous unit which is own resources. Each division function as a semi-autonomous unit with its own resources and management. तो divisional organization में क्या होता है? अभी हमने functional सुना। functional में क्या हुआ कि हम लोगों ने functions के हिसाब से हम लोगों ने क्या कर दिया? डिपार्टमेंट्स बना दिए। अब डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन में सोचो मैं एक कंपनी हूँ, ठीक है, एंड मैं बनाती हूँ थिंक 5 प्रोडक्ट्स बनाती हूँ मैं, ठीक है। मैं बुक्स के बिजनेस में भी हूँ, नोटबुक्स भी बनाती हूँ, मैं यूटेंसिल्स के बिजनेस में भी हूँ, मैं बर्तन भी बनाती हूँ, मैं फर्नीचर के बिजनेस में भी हूँ, मैं सोफा, बेड, ये सब भी बनाती हूँ। एंड एट द सेम टाइम लेट्स अज्यूम कि मैं इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में भी हूँ, मतलब मैं फ्रिज, टीवी, मोबाइल्स इनमें भी हूँ। तो ये जो
मैंने बना दिया ना कि बिल्डिंग, फिर बाद में क्या यूटेंसिल्स, फिर फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इनको मैंने डिवाइड कर दिया एक 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 एक, एक हेड्स पे, ठीक है। कि हाँ, एक यूनिट है जो ओनली बुक्स प्रोड्यूस करेगा या मैनेज करेगा, एक यूनिट है यूटेंसिल्स मैनेज करेगा, जो भी मैं यूटेंसिल्स बनाती हूँ, ठीक है। एक यूनिट है वो फर्नीचर मैनेज करेगा, जो भी मैं फर्नीचर बनाती हूँ। एक यूनिट है वो इलेक्ट्रॉनिक्स मैनेज करेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। तो मैंने मेरे प्रोडक्ट्स के हिसाब से डिवीजन क्रिएट कर दिया। ऐसे ही डिवीजन और किस चीज़ में क्रिएट हो सकता है, लोकेशन में क्रिएट हो सकता है, ठीक है। कि मेरी लोकेशन, सोचो मैं लोकेशन दिल्ली है तो दिल्ली की एक हो गई डिविजनल यूनिट, बॉम्बे का एक हो गया, कोलकाता का एक हो गया। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट डिविजन्स क्रिएट करना, हम इसको क्या बोलते हैं, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अभी क्वेश्चन 6 में क्या है, ब्रीफली एक्सप्लेन कमोडिटी मार्केट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो हमको क्या करना है, कमोडिटी मार्केट क्या होता है उसको एक्सप्लेन करना है और एक एग्जाम्पल भी स्टेट करना है। स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल स्टेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ हर चीज़ का एक एक छोटा छोटा एग्जाम्पल ज़रूर याद कर लेना, ताकि क्वेश्चंस जब आए ना तो आप लिख सको। एंड अगर पूछा भी नहीं है तो भी लिख दिया तो एक्स्ट्रा पॉइंट्स तो मिल सकते हैं ना। तो देखो, अ कमोडिटी मार्केट इज अ मार्केट वेयर रॉ मटेरियल्स एंड प्राइमरी प्रोडक्ट्स सच एज एग्रीकल्चरल गुड्स, मेटल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज आर बॉट एंड सोल्ड। तो कमोडिटी मार्केट क्या होता है, जहाँ पे रॉ मटेरियल्स और प्राइमरी प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चरल गुड्स, गेहूँ, चावल, ठीक है। मेटल्स, तो जैसे मेटल की रॉड्स आई या मेटल के शीट्स आए हैं ना। एंड एनर्जी रिसोर्सेज आर बॉट एंड सोल्ड। तो कमोडिटी मार्केट में रॉ मटेरियल्स को परचेज किया जाता है या सेल किया जाता है। एग्जाम्पल क्या है, द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ व्हीट, गोल्ड और क्रूड ऑयल ऑन कमोडिटी एक्सचेंज इज एन एग्जाम्पल ऑफ कमोडिटी मार्केट। ईच डिविजन फंक्शंस एज अ सेमी ऑटोनोमस यूनिट विथ इट्स ओन रिसोर्स एंड मैनेजमेंट। तो जैसे कि क्या हो गया, कमोडिटी एक्सचेंज मार्केट में व्हीट, गोल्ड, क्रूड ऑयल परचेज करना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कमोडिटी मार्केट बोलते हैं। अभी यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, स्टेट एनी 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। तो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के बीच में हमें 2 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बोलने। अभी याद रखो, आपको ना बेसिस ऑफ डिफरेंस भी लिखना है। मैंने यहाँ पे शायद बेसिस ऑफ डिफरेंस लिखा नहीं है, बट आप लोग ज़रूर लिखना। ऐसा मत सोचना कि बेसिस नहीं आएगा तो फिर मैं लिख देती हूँ स्टिल आप लोगों के लिए बेसिस ऑफ डिफरेंस। ऐसा मत सोचना कि बेसिस नहीं लिखने की ज़रूरत है या फिर व्हाटएवर, ठीक है। अभी बेसिस ऑफ बिजनेस में पहला क्या आता है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के बीच में हमें बताना है। तो पहले आपने लिख दिया जैसे कि मीनिंग। मीनिंग में क्या लिखा है कि रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग अ सूटेबल Recruitment is the process of attracting suitable candidates to apply for job, whereas selection is the process of choosing the most suitable candidate from the applicants. तो फिर क्या होता है, इसमें ना हम अट्रैक्ट कर रहे हैं कैंडिडेट्स को ताकि वो लोग हमारी जॉब के लिए अप्लाई कर सके, और यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, हम लोग चूज कर रहे हैं सही कैंडिडेट को फ्रॉम दी एप्लीकेंट्स, ठीक है, फ्रॉम द एप्लीकेंट्स जिन्हें अप्लाई किया है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट पहला स्टेप होता है, सिलेक्शन सेकंड स्टेप होता है। जितने भी लोग हमने रिक्रूट किए उन्हीं रिक्रूटेड लोगों से हम लोग सूटेबल कैंडिडेट को सेलेक्ट करते हैं। फिर बाद में रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बेसिस नेचर, ठीक है। नेचर में रिक्रूटमेंट पॉजिटिव प्रोसेस है एज इट एनकरेजेस मोर कैंडिडेट्स टू अप्लाई। क्यों रिक्रूटमेंट पॉजिटिव है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि सब कैंडिडेट्स को लगता है कि हाँ हम अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस एज इट इन्वॉल्व्स रिजेक्टिंग अनसुटेबल कैंडिडेट्स। यहाँ पे ये नेगेटिव प्रोसेस क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ना ऐसे लगने लग जाता है कैंडिडेट्स को कि भाई अब तो ये कुछ ही लोगों को सेलेक्ट करेंगे, तो उनको एक नेगेटिव फीलिंग आने लग जाती है कि मे बी वी आर नॉट द वन, मे बी वी आर नॉट द वन गेटिंग सिलेक्टेड। तो इसीलिए सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस। तो ये हो गया नेचर। गाइज प्लीज राइट बेसिस। बेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर राइटिंग अ डिफ्रेंसिएशन। मैं लिखना भूल गई बट आप मत भूलना, मेरा पेपर नहीं है, आप लोगों का पेपर ज़रूर है। अभी आगे बढ़ते हैं तो सेक्शन सी आता है। सेक्शन सी लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस है और पूरा 20 मार्क का है। इसमें भी आपको चॉइस मिलेगा, इसमें भी आपको एक क्वेश्चन में चॉइस मिलेगा, बट अभी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है विच इज़ 4 मार्क्स ईच। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो पहला जो क्वेश्चन 8 है, जो हमारे सेक्शन सी में पहला क्वेश्चन है, उसी में हम लोगों को चॉइस मिल गया। जहाँ पे भी और एंड चॉइस लिखा है वहाँ पे आपको चॉइस मिला है।
अभी हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझते हैं और उस हिसाब से आंसर करने वाले हैं, ठीक है। व्हीकल लिमिटेड इज एन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर इन इंडिया। व्हीकल लिमिटेड क्या करती है? ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियों को मैन्युफैक्चर करती है इंडिया में। It makes 1 million cars every day and has a sales network of company approved retailers who sell cars across cities. चलो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है? डायरेक्टिंग इज द हार्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस, एक्सप्लेन एनी 4 पॉइंट्स ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग को हम लोग ना मैनेजमेंट का हार्ट कहते हैं। तो फिर कोई भी 4 इम्पोर्टेंस बताने हमें डायरेक्टिंग के। देखो हमें ना हर क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाएगा, बट हमें ना मेन चीज पे फोकस करना है कि एक्चुअल में क्या पूछा गया है। तो वैसे इस क्वेश्चन में हमें मेन चीज क्या पूछी गई है, हमें 4 पॉइंट्स बताने हैं इम्पोर्टेंस के ऑफ डायरेक्टिंग। तो वैसे आपको भी हाईलाइट कर लो कि भाई एक्चुअल में क्या पूछा है। तो जब बात होती है इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, तो फिर डायरेक्टिंग इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज इट गाइड्स एम्प्लॉयज टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। डायरेक्टिंग को हार्ट ऑफ मैनेजमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एम्प्लॉयज को गाइड करता है ताकि ये लोग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सके। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? सबसे पहला इम्पोर्टेंस है इनिशिएट्स एक्शंस। Directing helps in putting plans into actions by guiding and motivating employees to perform their duties. तो फिर डायरेक्शन का सबसे पहला काम क्या होता है? इनिशिएट्स एक्शन। सबसे पहला काम होता है इनिशिएट एक्शन, क्योंकि ये लोग प्लान्स पुट करते हैं, गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉयज़ को ताकि अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर सके। सेकेंड इंपॉर्टेंस है इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज़ एफर्ट्स। सेकेंड पॉइंट क्या है कि एम्प्लॉय के एफर्ट्स को इंटीग्रेट करते हैं। इट कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज ऑफ द एम्प्लॉयज एंड डायरेक्ट्स देयर एफर्ट्स टुवर्ड अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो फिर मतलब क्या हुआ इसका कि एम्प्लॉय के जितनी भी एक्टिविटीज है, जो भी कोऑर्डिनेशन है, उसको ये लोग डायरेक्ट करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर सके। थर्ड है मोटिवेट्स एम्प्लॉयज। डायरेक्टिंग का थर्ड इंपॉर्टेंस क्या है कि एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है। लीडरशिप, सुपरविजन एंड कम्युनिकेशन। डायरेक्टिंग एनकरेजेस एम्प्लॉयज टू वर्क। तो प्रॉपर मोटिवेशन देना, सुपरविजन देना, प्रॉपरली कम्युनिकेट करने से क्या होता है? एम्प्लॉयज एनकरेज होते हैं काम करने के लिए। फिर फैसिलिटेट्स चेंज। फैसिलिटेट्स चेंज में क्या आता है? डायरेक्टिंग हेल्प्स एम्प्लॉयज अडेप्ट टू चेंजेस। डायरेक्टिंग एम्प्लॉयज को बताते हैं कि भाई चेंजेस से तुम्हें कैसे अडॉप्ट करना है जो बिजनेस एनवायरनमेंट में आते जाते रहते हैं, बाय प्रोवाइडिंग गाइडेंस एंड सपोर्ट। तो वो एम्प्लॉयज को गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं ताकि वो आने हुए ट्रेंड्स, जो भी ट्रेंड्स आ रहे हैं, जो भी चेंजेस आ रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में, उससे एम्प्लॉयज भी कोप अप कर सके एंड अपना काम कर सके। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? ब्रीफली एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। तो हमें जो भी ये 2 टर्म्स दिए हैं, मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, इनको हमें एक्सप्लेन करना है। ये भी 4 मार्क्स का है, तो फिर उस हिसाब से हमें एक्सप्लेन करना है। तो मोटिवेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इंस्पायरिंग एंड एनकरेजिंग एम्प्लॉयज टू वर्क एफिशिएंटली। मोटिवेशन क्या है? पहली चीज़, ये एक प्रोसेस है जिसमें हमें इंस्पायर या एनकरेज करते हैं एम्प्लॉयज़ को ताकि वो अपना काम एफिशिएंटली कर सके। इट हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। मेन एम क्या है इसका? ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव हो, एम्प्लॉय सेटिस्फाइड रहे, उनकी नीड सेटिस्फाइड रही और परफॉर्मेंस बढ़ता जाए, परफॉर्मेंस इंप्रूव होता जाए। ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग प्रोसेस है ताकि नॉलेज एनहांस एंड Training is the process of enhancing the knowledge and skills of the employees. It enables employees to perform their jobs more efficiently and effectively. ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग एक प्रोसेस है जिससे स्किल्स एंड नॉलेज एनहांस हो एम्प्लॉयज़ के। इससे क्या होता है? एम्प्लॉयज़ अच्छे से अपना जॉब परफॉर्म कर सके, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली वो अपना जॉब परफॉर्म कर सके। तो वैसे ही मोटिवेशन क्या होता है, ट्रेनिंग क्या होता है, ये हम लोगों ने एग्जाम्पल्स के साथ स्टेट कर दिया है। हमने ऑब्जेक्टिव्स बता दिए, फीचर्स बता दिए। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें 11th क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन एनी 4 पॉइंट्स ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। हमें क्या बताना है? अभी इसमें भी हमें 4 पॉइंट्स बताने हैं जिसमें ऑर्गेनाइजिंग की इम्पोर्टेंस हो। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग के क्या क्या इंपॉर्टेंस हम लोगों ने पढ़े हैं वो हमें यहाँ पे लिखने हैं। अभी मैं आपको 4 इंपॉर्टेंस बताती हूँ, आप अपने पसंद का लिखना।
सबसे पहला इंपॉर्टेंस है फैसिलिटेट स्पेशलाइजेशन। सबसे पहला है फैसिलिटेट स्पेशलाइजेशन। ऑर्गेनाइजिंग डिवाइड्स वर्क अमंग एम्प्लॉयज अक्रॉस देयर स्किल्स एंड एक्सपर्टीज लीडिंग टू ग्रेटर एफिशिएंसी। फैसिलिटेट स्पेशलाइजेशन मतलब ऑर्गेनाइजिंग जो है वो डिवाइड करता है वर्क को एम्प्लॉयज के थ्रू, ठीक है, कि भाई तुम्हारी ये स्किल है, तुम्हारी ये एक्सपर्टीज है, तो तुम्हें ये काम दिया जा रहा है, तुम्हें ये टास्क दिया जा रहा है। तो क्या होता है फैसिलिटेट स्पेशलाइजेशन, इसमें ये फैसिलिटेट करता है कि कौन सी स्पेशलाइजेशन किस एम्प्लॉय के लिए बनी है, उसको वो स्पेशलाइजेशन दे देना, ठीक है, उसको वो टास्क दे देना। फिर सेकंड है अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, ताकि वर्क डुप्लीकेट ना हो, ठीक है। इट क्लियरली डिफाइंस ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रिवेंटिंग ओवरलैप एंड वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स। इसमें क्या होता है डिफाइन, ऑर्गेनाइजिंग डिफाइन करता है कि भाई कौन सी ड्यूटीज किसको करनी है, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी है, ताकि दो लोग सेम काम ना करें, ओवरलैप कंफ्यूजन ना क्रिएट हो एंड रिसोर्सेज वेस्ट ना हो। Promotes coordination. Organizing establishes proper relationships among the departments and employees, ensuring smooth coordination. ऑर्गेनाइजिंग का एक और इम्पोर्टेंस क्या है कि कोऑर्डिनेशन प्रमोट करता है। कैसे? ऑर्गेनाइजिंग हेल्प करता है रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए डिपार्टमेंट्स के थ्रू या एम्प्लॉयज के थ्रू, ताकि स्मूथ कोऑर्डिनेशन के थ्रू काम हो। वैसे ही फैसिलिटेट्स ग्रोथ, एक और काम क्या है ऑर्गेनाइजिंग का, ग्रोथ एंड एक्सपांशन करना, मतलब अपनी बिजनेस को बढ़ाना। एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या हेल्प करता है एंटरप्राइज को टू एक्सपांड इट्स ऑपरेशन एंड अडेप्ट टू चेंजिंग बिजनेस नीड्स। तो फिर ग्रोथ एंड एक्सपांशन कैसे हेल्प करता है, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग एक एंटरप्राइज को हेल्प करता है ताकि वो चेंजेस से अडेप्ट कर सके और उसकी सारी बिजनेस नीड्स पूरी हो। तो ये हमारे हो गए इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो हमने 4 इंपॉर्टेंस पढ़े थे, हम लोग फिर से दोहराते हैं। फैसिलिटेट स्पेशलाइजेशन, अवॉइड्स डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, प्रमोट्स कोऑर्डिनेशन एंड फैसिलिटेट्स ग्रोथ एंड एक्सपांशन। अभी नेक्स्ट जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है, ये शायद हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो अभी हमें एक केस स्टडी दी गई है। केस स्टडी क्या है? A small company produces herbal products like tooth powder, bathing soap, etc. The company packs these products in thin wrapping papers, which often results in products getting damaged in transit. The customers have complained about the products being damaged due to the delicate packaging. They have also suggested that the company should label its products properly. Mention, अभी हमें questions क्या पूछे गए हैं? Mention any 2 features of good packaging. Second, in the above context, briefly explain any 2 merits of labeling. तो अभी हमें ना यहाँ पे एक केस स्टडी दे दिया। अभी केस स्टडी क्या है कि एक छोटी सी कंपनी थी, वो हर्बल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती है, जैसे कि टूथपेस्ट पाउडर या फिर बेदिंग सोप। बट जो ये साबुन वगैरह ना, इसको ये कंपनी थिन रैपिंग पेपर से रैप करती है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट जब वो ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है तब डैमेज हो जाता है। कस्टमर्स ने इसके बारे में बहुत कंप्लेन किया कि भाई तुम्हारे प्रोडक्ट्स खराब हो जाते हैं हमारे तक आते आते, क्योंकि पैकेजिंग बहुत डेलिकेट है। और कस्टमर्स ने ये भी बोला कि उनकी कंपनी को प्रोडक्ट्स पे प्रॉपर लेबलिंग करना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट्स प्रॉपरली लेबल्ड नहीं है। तो अभी हमें 2 फीचर्स बताना है गुड पैकेजिंग का। तो सबसे पहले एनी 2 फीचर्स ऑफ गुड पैकेजिंग इज प्रोटेक्टिव। It should protect the product from damage, leakage, spoilage and breakage during storage and transport. तो जब भी प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, स्टोर किया जा रहा है, तो प्रोडक्ट को डैमेज होने से बचाओ। डैमेज हो या टूट जाए, स्पॉइल हो जाए, लीक हो जाए, तो प्रोडक्ट को ऐसी पैकेजिंग दो कि वो प्रोडक्ट सेफली कंज्यूमर तक पहुंच सके। सेकेंड पॉइंट होता है या सेकेंड फीचर होता है कन्वीनियंट। इट शुड बी इजी टू हैंडल, स्टोर, ट्रांसपोर्ट एंड यूज बाय द कंज्यूमर। प्रोडक्ट इजी टू हैंडल होना चाहिए, इजी टू स्टोर, इजी टू ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, ताकि कंज्यूमर्स उसको कन्वीनियंटली यूज कर सके। तो ये 2 फीचर्स हो गए गुड पैकेजिंग के, प्रोटेक्टिव एंड कन्वीनियंट। 2 merits of labeling. Provides information. Labeling informs consumers about the product's contents, ingredients, weight, manufacturing date, expiry date, and direction of use, and help in production identification. Labels help consumers identify and distinguish a product from competing products. लेबलिंग के 2 मेरिट्स क्या है? एक, प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन। लेबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कंज्यूमर्स को अबाउट द प्रोडक्ट, कि इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स है, इसका क्या वेट है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, ये कब एक्सपायर होगा।
सेकेंड पॉइंट है इट हेल्प्स इन प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन. प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना ईजी हो जाता है क्योंकि लेबलिंग से क्या होता है ना, कंज्यूमर्स इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट है, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बाकी कंपिटिटिव प्रोडक्ट्स के बारे में. तो अगर लेस है, ठीक है, लेस, और मैंने ही सोचो लेस के कंपटीशन में एक चिप्स का ब्रांड बनाया, बट मैंने बोला कि दिस इज डाइट फ्री चिप्स, दिस इज डाइट चिप्स, ठीक है. तो मैंने एक और ब्रांड बनाया लेस का कॉम्पिटिटर, सोचो चिप्स का ब्रांड ही बनाया, और लेकिन मैंने लेबलिंग के वक्त लिखा दैट दिस इज डाइट फ्रेंडली चिप्स, ठीक है, कि डाइट कर जो लोग डाइट पे है ना वो लोग ये खा सकते हैं. तो क्या हो जाता है, मेरी एक डिस्टिंग्विश पर्सनालिटी हो जाती है मेरे प्रोडक्ट की. तो ना कंज्यूमर्स प्रेफर करेंगे कि वो मेरा प्रोडक्ट ले रादर देन मेरा कंपटीशन, क्योंकि मेरे में मैंने यूनिक कर रखा है अपने प्रोडक्ट को कि भाई मेरा प्रोडक्ट तो डाइट फ्रेंडली है, बाकियों का मुझे नहीं पता. तो इसीलिए इट हेल्प्स इन प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन. सो थैंक यू गाइज, दिस वाज इट फॉर टुडेज लेसन. आज हम लोगों ने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर कर लिया है. नेक्स्ट क्लास, अगर आपको ये क्लास पसंद आई एंड यू जेन्युइनली वांट कि मैं कंटिन्यू करूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकालना, तो डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड कमेंट सेक्शन में लिखना कि आपको और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए, कि आपको सही लग रहा है मेरे पढ़ाने का तरीका, शुड आई चेंज इन माई मेथड ऑफ टीचिंग वगैरह वगैरह. बाकी मैं आपसे जल्दी ही मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें और मुझे बताइए कि मैं कौन से ईयर का क्वेश्चन पेपर आपको समझाऊँ. थैंक्स अ लॉट, बाय बाय.